बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, जो कि एक और चैप्टर है क्लास सेकेंडरी की बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 7 है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सो आपने कंटिन्यूटी रखना है ताकि ये तमाम रिप्रोडक्शन आप लर्न करें। आप रिप्रोडक्शन क्या होती है, इसको हम कहते हैं अमल तौलीद, बच्चों के पैदा करने वाली अमल। तो प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज प्रोड्यूस देयर ओन टाइप ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी वो अमल जिसके ज़रिए एक स्पीशीज से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार इकट्ठे होके इंटरब्रीड करके सेक्स करके इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ आके मज़ीद बच्चे पैदा करते हैं। वो बच्चे फिर इंटर्न फर्टाइल हो, तो इस अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। लेट्स सपोज नॉर्मल लाइफ में थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स पाई जाती हैं। एक कुत्ता और कुतिया इकट्ठे होके इंटरब्रीड करके वो एक कुत्ते को पैदा करता है, जबकि इसके बरक्स बिल्ली भी इस तरह करते हैं, डंकीज भी इस तरह करते हैं, और इस तरह बहुत सारे जानदार इंसान भी इस तरह करते हैं। तो बच्चों को पैदा करने के लिए, नस्ल बढ़ाने के लिए, अपने आप की तरह नस्ल बढ़ाने के लिए जो बच्चे पैदा करने के लिए जो अमल होती है, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या? और उर्दू में हम इसे कहते हैं अमल तौलीद। अब डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा है मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। रिप्रोडक्शन के लिए लाजिम ये है कि वो जो मेंबर जो सेक्स करने वाले होते हैं, जो बच्चे पैदा करने वाले हैं, उनकी स्पीशीज सेम होनी चाहिए। अगर एक इंसान हो, वो उन्होंने एक इंसान के साथ सेक्स करना है ताकि बच्चे पैदा करें। एक कुत्ता हो तो एक कुतिया के साथ उन्होंने इंटरब्रीड करना है ताकि कुत्ता पैदा हो जाए। इस अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग के लिए, फर्टाइल का मतलब क्या है? फर्टाइल का मतलब ये है कि वो फिर मज़ीद बच्चे पैदा करने की काबिल हो। अच्छा, तो इस तरह की ऑफस्प्रिंग्स पैदा करने के लिए सेम स्पीशीज की मेंबर होनी चाहिए, यानी इंसान और इंसान, कुत्ता और कुतिया। सिमिलरली मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स शुड बी मेल एंड फीमेल बट शुड बी रिलेटेड टू द सेम स्पीशीज। तो डियर स्टूडेंट, इस अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। अच्छा, आते हैं रिप्रोडक्शन का मकसद क्या होता है। पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन इज द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। क्या? सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। एक स्पीशी की बका को रखने के लिए, एक स्पीशी की सर्वाइवल को लॉन्ग टाइम के लिए रखने के लिए रिप्रोडक्शन होती है। आप इस सेंचुरी में लेट सपोज 1 करोड़ इंसान है, तो ये इंसान 100 साल बाद ये इंसान मौजूद नहीं होंगे इस ज़मीन के ऊपर ऑलमोस्ट। तो इसके लिए एक अमल होनी है ताकि आने वाले सालों में, आने वाली सेंचुरीज में मुख्तलिफ इस तरह इंसान पाए जाए इस ज़मीन के ऊपर, ताकि इंसान की स्पीशी बरकरार रखा जाए। तो उसके लिए रिप्रोडक्शन होती है। डियर स्टूडेंट, एक बंदे की एक मैन या एक वुमेन की सर्वाइवल के लिए इस तरह हम नहीं कह सकते कि रिप्रोडक्शन एक मैन की या एक इंसान की बका के लिए है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। ये क्यों कहते हैं हम? मैं एक इंसान हूँ, लेट सपोज मेरी सर्वाइवल बस इस तरह भी है, मेरा जितना उम्र है ये गुजर जाएगा, मैं रिप्रोडक्शन करूँ या ना करूँ, मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपकी भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन हमारे स्पीशीज़ को, यानी सेपियन नामी स्पीशी को, इंसानों की बका के लिए मेरे लिए रिप्रोडक्शन लाजमी है। अगर मैं रिप्रोडक्शन ना करूं, आप ना करें, दूसरा ह्यूमन ना करे, दूसरा ह्यूमन ना करे, तो ये इंसानों की स्पीशी का बका नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज रिप्रोडक्शन लाजमी बात है। अच्छा, आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। हम इंसान हैं, सुपीरियर बींग्स हैं, अपने आप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। हमारे अंदर क्या है, किस तरह रिप्रोडक्शन होती है, किस तरह मैनी फ्लूइड्स बनते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिसको हम यूज़ करके अपने ऑफस्प्रिंग्स को बढ़ाते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आपने फोकस रखना है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। मैंने लिखा है इट्स वेरी सिंपल। मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत सादा होती हैं, इसके मुकाबले में फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इस वजह से
अगर एक बच्चे में एक बंदे में बच्चों की पैदाइश ना होती है, बच्चों की पैदाइश नहीं कर सकते हैं, तो इसमें अक्सरियत 90% प्रॉब्लम्स फीमेल की होती है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ वेरी सिंपल सिस्टम, ये बहुत सादा सिस्टम है। लेकिन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज पाई जाती हैं। इस वजह से मुख्तलिफ वजूहात हो सकते हैं जिसकी वजह से अमली तौलीद ना हो, बच्चे पैदा ना हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ वेरी सिंपल। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, इसमें 2 टेस्टिस होती हैं। अच्छा, टेस्टिस ये मैंने ई से लिखा है, ई से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे मैंने आई लिखा है, तो आप कंफ्यूज होंगे। आई हमेशा जो भी जहां भी आ जाए इस सिंगल को रिप्रेजेंट करती है, और टेस्टिस 2। तो चूंकि इंसानों में 2 टेस्टिस पाई जाते हैं, मैंने लिखा है 2 टेस्टिस। और अगर सिंगल की आप बात करें तो फिर सिंगल 1 टेस्टिस, आई एस के साथ ये आप लिख देंगे, तो आई एस सिंगल और एस डबल। अच्छा, यानी फ्लूरल। अच्छा, तो टेस्टिस क्या होती हैं? मेल गोनेड्स होते हैं। क्या? ये मेल गोनेड्स होते हैं। गोनेड्स क्या होती है? मेल और फीमेल की एग्जैक्ट प्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? गोनेड्स। मेल में टेस्टिस होती है और फीमेल में ओवरीज होती हैं। अब टेस्टिस में स्पर्म पैदा होते हैं और ओवरी के अंदर इक्स पैदा होती है, ओवम पैदा होती है। ये टेस्टिस में पैदा हुए स्पर्म और ओवरी में पैदा हुए एग, दोनों एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर एक अमल होती है जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है। जाइगोट के बाद प्लेसेंटा के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, और एम्ब्रियो के बाद एक कॉम्प्लेक्स इंसान बन जाता है जिसको हम कहते हैं फेटस। क्या? लेकिन जिस्म प्लेसेंटा के अंदर होता है, जब बाहर आ जाए उसको हम कहते हैं फिर नॉर्मल इंसान बन जाता है, बेबी होता है, इसके बाद इन्फेंट होता है, इन्फेंट के बाद बस इस तरह स्टेजेस आते हैं और आखिर में डेड होता है। तो मेल गोनेड्स है। क्या है? मेल गोनेड्स यानी मेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इस तरह फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं ओवरी। क्या? ओवरी। ईच कंटेन 250 to 300 लैब्यूल्स। इस टेस्टिस के अंदर कुछ बाल टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, लैब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर। एक टेस्टिस के अंदर राउंड अबाउट 250 से लेकर 300 तादाद में होती है। अब उस लैब्यूल में फर्दर जाके ईच लैब्यूल है 1 to 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच लैब्यूल में 1 से लेकर 4 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इसके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अच्छा, लेडिक सेल्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ खास सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स। क्या? लेडिक सेल्स। बुक में लेडन लिखा गया है, गलती हो गई होगी। अच्छा, लेडिक सेल है। क्या? लेडिक सेल। तो लेडिक सेल वो सेल है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाई जाती हैं और जो कि मेल की रिप्रोडक्टिव की मेन हार्मोन, रिप्रोडक्शन की हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं। अच्छा, तो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन पैदा करती हैं जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स है। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, तो ये थे टेस्टिस जो कि एक्सटर्नल एक पाउच में पाई जाती हैं। हर इंसान में, हर मेल में 2 होते हैं साइज नंबर के, और एक्सटर्नल एक पाउच में होती है जिस्म के बाहर, इसको हम कहते हैं टेस्टिस। अच्छा, जिस्म के बाहर क्यों होते हैं? मेरे ख्याल में इट इज़ रिटन इन फॉर योर इंफॉर्मेशन। ह्यूमन की टेस्टिस एक पाउच में जिस्म से बाहर इसलिए है क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर की, जिस्म की टेम्परेचर बढ़ने या घटने के साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि टेस्टिस के अंदर होते हैं उस पर बहुत बड़ा असर होता है। तो कभी टेस्टिस को टेम्परेचर ज़्यादा होनी चाहिए, कभी कम होनी चाहिए। तो मौसम के साथ साथ ये पाउच जिस्म की तरफ और जिस्म से बाहर की तरफ मोशन कर रहा होता है, इसलिए जिस्म से बाहर पैदा किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इंसान के अंदर 37 डिग्री सी टेम्परेचर होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उसके लिए 34 से लेकर 35 डिग्री सी तक टेम्परेचर दरकार है। तो जिस्म के अंदर 37 है और चाहिए 34 डिग्री सी, इसलिए जिस्म से बाहर टेस्टिस पाई जाती है ताकि इसको 34 डिग्री सी टेम्परेचर मिल जाए। अच्छा, सर्दियों के मौसम में टेस्टिस मोशन कर रहे होते हैं जिस्म की तरफ, जबकि गर्मियों के मौसम में टेस्टिस जिस्म से बाहर मोशन कर रहे होते हैं ताकि नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। तो इसलिए एक्सटर्नल पाउच में इसलिए पाई जाती है कि टेम्परेचर की मेंटेनेंस नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस की खातिर हो जाए। लेडिक सेल्स एंड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन्स दैट इज टेस्टोस्टेरोन।
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जिस्म के ऊपर लाने के लिए टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वही होती है जो कि इंसान एक प्लेसेंटा के अंदर जब एक इंसान बनते हैं तो इंसान या मेल होता है या फीमेल, उसमें या टेस्टिस होती है या ओवरी होती है, लाजमी बात है। तो ये है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो कि मेल पैदा किया गया है या फीमेल पैदा किया गया है। अब एडल्ट स्टेज को, बालिग स्टेज को पहुंचने के लिए इसके चेहरे पर कुछ बाल होने चाहिए, उसकी आवाज़ में कुछ बढ़ोतरी होनी है, उसका ये जो रीजन है यहाँ पे एडम्स एपल या पोमम्स एडेमियम से कहते हैं, इसका बड़ा होना लाजमी है। उसके लिए कुछ गुस्सा भी आना चाहिए क्योंकि अभी बड़ा हो गया, एग्रेसिव इफेक्ट शो करना चाहिए। उसके अब फीमेल पार्टनर्स होगी, उसके साथ उसने, लाजमी बात है, उसने शिकार के लिए उन्होंने कुछ एग्रेसिव बिहेवियर शो करना है। तो शो करने के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाना है बॉडी में, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है टेस्टोस्टेरोन। क्या? टेस्टोस्टेरोन। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी सिंपल। 2 टेस्टिस हमने पढ़े डिटेल के साथ। इसके बाद पढ़ते हैं वाजा एफेरेंशिया। क्या? वाजा एफेरेंशिया। अब एक टेस्टिस, लेट सपोज ये एक टेस्टिस है, तो इस टेस्टिस से बहुत ज्यादा पाइप इस तरह होते हैं जो टेस्टिस में बने हुए स्पर्म बाहर लाते हैं। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं वाजा एफेरेंशिया। क्या? अच्छा, नंबर में होती है 10 से लेकर 20 तक। कैरी स्पर्म फ्रॉम इनसाइड द टेस्टिस टू एपिडिडेमस। अच्छा, ये लेट्स सपोज ये एक टेस्टिस है, तो इसकी बैक साइड पे इस तरह एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसमें भी अंदर मजीद जाके उसमें कुछ कॉइल ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स किस लिए होते हैं? यहाँ पे स्पर्म की नरिशमेंट और स्टोरेज होती हैं। और वाजा एपिडेंशिया इंटर्न स्पर्म को लेके एपिडिडेमस में स्टोर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उस पोर्शन को जो टेस्टिस के बैक साइड पे मौजूद हो, जो स्पर्म की स्टोरेज के लिए लाजमी होती है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एपिडिडेमस। क्या? एपिडिडेमस। डियर स्टूडेंट, एपिडिडेमस हैव 6 मीटर कॉइल ट्यूब राउंड अबाउट 18 to 20 फीट, या 6 मीटर कायल ट्यूब, इस तरह कायल हुए ट्यूब्स होते हैं एपिडिडेमस के अंदर। तो इसका मकसद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे नरिशमेंट होती है। आपको पता है पिस्तौल में क्लास 9-10 में हमने पढ़ा है कि पिस्तौल की जो बैरल होती है, जिसको हम शपेले कहते हैं पुश्तों में, इसमें अंदर कुछ कायल स्ट्रक्चर होती हैं। जब बुलेट बाहर आते हैं तो बुलेट के बाहर आने के साथ साथ ये बुलेट अंदर कर्लिंग मोशन कर रहा होता है। तो इस वजह से कर्लिंग मोशन की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो एग्जैक्ट टारगेट को हिट करती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी कायल ट्यूब्स है। जो स्पर्म प्रोड्यूस हो जाए वो नॉर्मल फ्लूइड है, जिस तरह वाटर है। तो इसके लिए इतना नरिशमेंट होना चाहिए कि एग्जैक्ट टारगेट को हिट करे और स्पीड के साथ। तो ये अंदर से मेनिफेरस ट्यूब्स, इन ट्यूब के अंदर एपिडिडिमस के अंदर ये मोशन कर रहा होता है, इस तरह करली मोशन। 6 मीटर ट्यूब जो होता है इसके अंदर मोशन कर रहा होता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसकी स्पीड बढ़ती है और इसके नशोनुमा होते हैं। तो जब मेल एक फीमेल के साथ लेट सपोज सेक्स करता है, इंटरब्रीड करता है, तो स्पर्म जिस्म से बाहर निकलते हैं एक स्पीड के साथ। ये क्यों? क्योंकि अंदर अभी हिल गया है, इस तरह हेलिकल मोशन किया है, तो इस वजह से ये कायल ट्यूब का मकसद भी सेम इज द केस। अच्छा, वर्क्स इन स्टोरेज एंड नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म। एपिडिडिमस के अंदर स्पर्म की नरिशमेंट होती है। हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर में डिटेल के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म की टेल नहीं होती है, तो एपिडिडिमस में जाके एक और अमल होता है, इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या? अब स्पर्मियोजेनेसिस में टेल फॉर्मेशन होती है। तो स्पर्म की वेलोसिटी, स्पर्म की टारगेट हिटिंग बढ़ती है एपिडिडिमस के अंदर। तो एपिडिडिमस का फंक्शन ये है, 6 मीटर कायल ट्यूब होता है जिसमें नरिशमेंट एंड स्टोरेज ऑफ द स्पर्म होती है। लाइज ऑन द बैक साइड ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस से बाहर जाके कुछ एक्सटर्नल बाहर साइड पे, डॉर्सल साइड के ऊपर एपिडिडिमस पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे टेस्टिस और वाजा एपिडेंशिया। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में डिटेल के साथ मजीद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। फिर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। जिस तरह आपकी मर्जी हो, चाहे आप स्मार्ट सिलेबस को चाहते हो, नॉर्मल सिलेबस को आपने लर्न करना है, मुझे कोई मसला नहीं है। बहरहाल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेरी, ये मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है बहरहाल। और ये एक टीचर की वजह से, आपको पता है डॉक्टर शबीर अहमद, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी उन्होंने, बहुत ज़्यादा पढ़ा था उन्होंने, बहुत ज़्यादा तजुर्बा हो गया है रिप्रोडक्शन के अंदर। तो मैंने भी उससे लिटिल बिट कुछ सीखना है, सीखा है, मैं आपको भी सिखाऊंगा। अच्छा, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। ये फर्स्ट लेक्चर था, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक।